नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इजरायली डिफेंस फोर्स की एक टुकड़ी फिलिस्तीन के गाजा इलाके में रूटीन गश्त पर थी। तभी उन्हें एक घर के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। इसके बाद वो गोलियों और बमों से उस घर पर हमला कर देते हैं। बाद में उस घर के अंदर से 3 लाशें मिलती हैं, लेकिन उनमें से एक लाश का चेहरा देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये चेहरा उस शख्स का था जिसकी तलाश में मोसाद से लेकर इजराइल की तमाम एजेंसियां पिछले 1 साल से दिन रात एक किए हुई थी। दक्षिणी गाजा के राफे इलाके में ये ताल अल सुल्तान नाम की जगह है और ये 3 मंजिला एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की इस मंजिल पर फिलहाल सब कुछ बिखरा पड़ा है। कुछ सोफे नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर धूल ही धूल है। इन्हीं धूल के बीच एक सोफे पर नकाब से चेहरा ढके एक शख्स बैठा है। उसका दाहिना हाथ शायद जख्मी है। बाएं हाथ से वो एक छड़ी या डंडा उठाता दिखाई देता है। और फिर उसे अपनी दाहिनी तरफ फेंक देता है। तस्वीर यहीं पर खत्म हो जाती है और कहानी शुरू। बुधवार की शाम थी। इजरायली डिफेंस फोर्स यूनिट 828 बिस्लामैक ब्रिगेड की टुकड़ी ताल अल सुल्तान इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी। तभी उन्हें एक बिल्डिंग में 3 संदिग्ध लोगों के मौजूद होने की खबर मिलती है। इसी के बाद ब्रिगेड की टुकड़ी के जवान इस बिल्डिंग पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इस शूटआउट के दौरान ही ड्रोन को भी एक्टिव कर दिया जाता है। जमीन से गोलीबारी हो रही थी और अचानक ड्रोन से बिल्डिंग पर बम गिराया जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के जवान अब तक बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर चुके थे। वो बाहर रहकर ही अब बिल्डिंग से होने वाली किसी भी गोलीबारी और साथ ही साथ अंदर से धूल छटने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब दूसरी तरफ से कोई हरकत नहीं होती और धूल छट चुकी होती है, तब आईडीएफ के जवान बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने का फैसला करते हैं। थोड़ी बहुत धूल अब भी बिल्डिंग में मौजूद थी। अंदर तलाशी लेने पर कुल 3 लाशें मिलती हैं। अब भी आईडीएफ को कोई अंदाजा नहीं था कि इस बिल्डिंग में मौजूद ये तीनों कौन थे। वो यही मानकर चल रहे थे कि ये हमास के लड़ाके हो सकते हैं। अब एक एक कर तीनों लाशों के चेहरों से कपड़े हटाए जाते हैं, लेकिन सोफे पर मौजूद इस शख्स के चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटा, आईडीएफ के जवानों को यकीन ही नहीं हुआ। वजह यह थी कि उसका चेहरा हूबहू हमास लीडर याह्या सिनवर से मिल रहा था। उस याह्या सिनवर से जिसकी तलाश में पिछले 1 साल से आईडीएफ, मोसाद और इजराइल की बाकी तमाम एजेंसियां पूरी शिद्दत से लगी हुई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इजराइल के इतिहास के दूसरे सबसे बड़े घातक हमले, जिसे पिछले साल 7 अक्टूबर को अंजाम दिया गया था, उसका मास्टरमाइंड याह्या सिनवर उनके सामने मुर्दा पड़ा। याह्या सिनवर इतनी आसानी से मारा जाएगा या उनके हाथ आएगा, खुद आईडीएफ के जवानों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। लिहाजा उन्होंने उसकी उंगलियों के निशान लिए, ब्लड सैंपल लिए, दांतों के नमूने लिए और उसे फौरन हेडक्वार्टर भेजा। अब तक यह खबर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। वजह यह थी कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से ही याह्या सिनवर के बारे में यही खबर आ रही थी कि वो किसी बंकर या तहखाने में छुपा है और ऐसी जगह छुपा है जहां पर उसने अपने साथ 100 से ज्यादा इजरायली बंधकों को ढाल बनाकर अपने साथ रखा हुआ है। इतना ही नहीं, उसके इर्द गिर्द हर वक्त उसके दर्जनों गार्ड रहते हैं। अब ऐसे में एक आम बिल्डिंग में एक आम इंसान की तरह सिर्फ 2 लोगों के साथ याह्या सिनवर पनाह लेगा, यह बात हजम नहीं हो रही थी। ऊपर से इस बिल्डिंग या इसके आसपास की दूसरी बिल्डिंग से एक भी बंधक नहीं मिला था।
मारा गया शख्स याह्या सिनवर ही था, इस बात की तस्दीक अब उसके डीएनए रिपोर्ट से ही हो सकती थी, जिसका सैंपल आईडीएफ के जवान भेज चुके थे। रिपोर्ट आने में वक्त था, लिहाजा आईडीएफ के जवानों को रिपोर्ट आने तक उसी बिल्डिंग में उन लाशों के साथ रहने की हिदायत दी गई। पूरी रात बीत जाती है। नेतन्याहू समेत तमाम इजरायली एजेंसियां दम साधे डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और आखिरकार गुरुवार की सुबह डीएनए रिपोर्ट आती है और इसके साथ ही यह पुख्ता हो जाता है कि अनजाने में चलाए गए एक ऑपरेशन में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। जैसे ही यह खबर पुख्ता होती है, इजरायली एजेंसियों के जरिए यह वीडियो जारी कर दिया जाता है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद सामने आकर याह्या सिनवर की मौत का ऐलान करते हैं। दरअसल याह्या सिनवर इसलिए इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था क्योंकि उसने हाल के वक्त का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इजरायली मारे गए थे, जबकि 150 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इनमें से कुछ को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन 100 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। खबर यही है कि इन्हें गाजा में ही किसी गुप्त ठिकाने पर रखा गया है। 7 अक्टूबर का बदला लेने के लिए इजराइल ने पलटवार भी किया था, जिसकी वजह से हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले की पूरी प्लानिंग याह्या सिनवर ने ही की थी। पर याह्या सिनवर की मौत के बाद भी इजराइल अपने बंधकों तक नहीं पहुंच पाया। खतरा इस बात का भी कि कहीं याह्या की मौत का बदला लेने के लिए हमास इजरायली बंधकों को मार न डाले। इसीलिए नेतन्याहू ने ये चेतावनी दी कि अगर बंधकों को कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि गाजा में सरेंडर करने वाले और बंधकों की रिहाई में मदद करने वालों को गाजा से सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता दिया जाएगा। याह्या सिनवर का जन्म दक्षिणी गाजा पट्टी में ही एक शरणार्थी कैंप में हुआ था। फिलिस्तीन के लोगों की लड़ाई में शामिल याह्या अलग अलग मामलों में करीब 20 सालों तक इजराइल की अलग अलग जेलों में रहा। 2011 में इजरायली सैनिकों के बदले कैदियों की रिहाई के तहत एक समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत याह्या सिनवर को भी रिहाई मिल गई। जेल से रिहा होने के 1 साल बाद 2012 में याह्या हमास के राजनीतिक ब्यूरो के लिए चुना गया। उसके जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। 2013 में हमास की सैनिक शाखा अल कासम ब्रिगेड की जिम्मेदारी याह्या को सौंप दी गई। 2017 में याह्या को गाजा आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो का चीफ चुना गया। 2021 में याह्या को फिर से अगले 4 साल के लिए चीफ चुना गया। मनीषा झा के साथ चिराग कोठी, आज तक। हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह समेत इजराइल ने लगभग इन दोनों संगठनों के टॉप कमांडर और लीडरशिप को एक तरह से खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर का बदला लेने के लिए इजराइल ने अब तक जो हमले किए हैं उनमें 40,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री का यह कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यही वो तारीख थी जब ठीक साल भर पहले फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने एकाएक इजराइल पर हमला कर ऐसा कत्लेआम मचाया कि दुनिया सन्नाटे में आ गई। जमीन से लेकर आसमान के रास्ते हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर धावा बोला और बेगुनाहों की इतनी लाशें बिछाई कि मौत और वहशत की उन तस्वीरों से सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सिहर उठी। आजादी की लड़ाई के नाम पर हैवानियत का ऐसा खेल इससे पहले हाल के सालों में इस दुनिया ने नहीं देखा था। लेकिन उस हमले के 1 साल बाद अब तक हमास के साथ साथ खुद फिलिस्तीन ने जो कुछ भुगता है उसके हिसाब किताब में सिवाय मौत, बेबसी, वहशत और घाटे के और कुछ भी नहीं। 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले में जहां हमास ने 1200 इजरायली नागरिकों की जान ले ली थी, वहीं 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इसके बाद शुरू हुए इजरायली हमले में इस 1 साल में हमास के लड़ाकों समेत फिलिस्तीन के 42,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन एक वो दिन था
और एक आज का दिन। हमास के हजारों लड़ाकों से लेकर कमांडरों के खात्मे के बावजूद इजराइल की ये जंग अब भी जारी है और हमास आगे भी इजराइल से यूं ही टकराते रहने का दावा कर रहा है। कहने को तो 7 अक्टूबर 2023 और 7 अक्टूबर 2024 महज 2 तारीख है, लेकिन इन 2 तारीखों के बीच फिलिस्तीन और इजराइल ने जो कुछ भुगता है, नए दौर में इंसानियत ने इससे बुरा शायद ही कुछ भुगता। ये तस्वीरें गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा की हैं, जहां पिछले साल 15 नवंबर को इजरायली फौज ने धावा बोलकर कोहराम मचा दिया था। इल्जाम था कि हमास के लड़ाके इसी अस्पताल और मरीजों की आड़ में इजरायली फौज से टकरा रहे हैं। ऐसे में हमास को सबक सिखाने के लिए अल शिफा अस्पताल पर कार्रवाई जरूरी है, मगर सच्चाई यही है कि उस इजरायली हमले में हमास के लड़ाकों के साथ साथ ढेरों नवजात बच्चों समेत अस्पताल में भर्ती 40 बेगुनाह मरीज भी बेमौत मारे गए। लेकिन अभी हमास को असली झटका मिलना बाकी था और वो दिन आया 31 जुलाई की सूरत में, जब तेहरान के एक गेस्ट हाउस में हुए धमाके में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार गिराया। इससे महज 24 घंटे पहले इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर फुआद शुकर को ढेर कर दिया था, जबकि हानिया को उसने तब निशाना बनाया जब वो कतर से ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में गेस्ट के तौर पर भाग लेने पहुंचा था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग में एक अहम मोड़ इसी साल 1 अप्रैल को तब आया, जब इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास पर हवाई हमला कर एक ही झटके में ईरानी फौज के एक बड़े ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी समेत 11 लोगों की जान दी। वैसे तो ये जंग हमास और इजराइल के बीच ही शुरू हुई थी, लेकिन हमास की हर तरीके से और खुलकर मदद करने वाला ईरान भी इजराइल के निशाने पर आ गया और इजराइल का ये गुस्सा अप्रैल के उस हमले की सूरत में सामने आया। यही वो तारीख थी जब लेबनान से अचानक पेजर धमाकों की खबरें आने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर देखते देखते ये गिनती हजारों में पहुंच गई। पता चला कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर एक एक कर फटने लगे हैं। हालत ये हुई कि पेजर के नाम पर पूरा लेबनान खौफ में आ गया। इन हमलों में पहले ही दिन 12 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हो गई, जबकि हजारों जख्मी हो गए। लेकिन ये तो इस हमले की सिर्फ पहली किश्त थी और दूसरी किश्त के तौर पर इसके ठीक अगले ही दिन हिजबुल्लाह के उन वॉकी टॉकी सेट्स में भी धमाके होने लगे। कहने की जरूरत नहीं कि इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह के सिरमौर हसन नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई और आने वाले दिनों में उस पर हमले और तेज करने की बात कही। लेकिन इससे पहले कि नसरल्लाह ऐसा कुछ कर पाता, 27 सितंबर के एरियल स्ट्राइक में इजराइल ने नसरल्लाह को ही ढेर कर दिया। असल में इजराइल की खुफिया एजेंसियों को इस रोज खबर मिली कि नसरल्लाह बेरूत में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में अपने कमांडरों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।